सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड डे के लेक्चर, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके थे कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और नेट करंट कैसे निकालते हैं इन सीरीज एंड पैरेलल। आज थोड़ा सा पीछे का पोर्शन रिवाइज करते तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसके पहले का पोर्शन में देखा था हमने कि जो फैक्टर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। लाइक फैक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर वायर के अंदर कुछ फैक्टर यहाँ पे है जो रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज कर पाएगा। लाइक मैंने बोला था आपको, अगर याद होगा तो लेंथ पोर्शन, एरिया पोर्शन, टेम्परेचर एंड आपका नेचर ऑफ मटेरियल, ये चार फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वैल्यू कंप्लीटली क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। और रेजिस्टेंस अगर चेंज करेगा तो करंट भी चेंज करेगा। कैसे इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे, V इक्वल टू आई आर, सो वी कैन नो I इक्वल टू V बाई आर। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा तो करंट वैल्यू ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा तो करंट वैल्यू कम होगा। अच्छा, फैक्टर कैसे डिपेंड करता है, दोबारा समझाते हैं इस चीज को हम रिवाइज करते हुए। हमें पता है कि मान लो L लेंथ का वायर है, अगर ये वायर मान लो 1 मीटर का है, तो 1 मीटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पे, अगर वायर को 10 मीटर कर दिया जाए, अगर 10 मीटर किया जाए, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो लेंथ के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और एरिया की बात करें, मान लो मैंने बोला कि 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो जितना एरिया छोटा रहेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करने से करंट भी कम फ्लो करेगा, और करंट कम फ्लो करने का मतलब ये वो रेजिस्टेंस का हाई हो जाना। अगर इसके एरिया को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी इसके अंदर। लाइक यहाँ पे ज्यादा स्पेस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एंड इजिली फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन आपका। और जितना इजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना बढ़िया आपका करंट फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा आपका। तो लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, टेम्परेचर बताया था, टेम्परेचर कैसे फैक्टर है यहाँ पे। लाइक मैंने बोला कि टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर किसी भी इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। अगर मैंने बोला इसी इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन भागने में असमर्थ है, मूव करने में असमर्थ है यहाँ पे, तो इसको टेम्परेचर मिलने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करने का ट्राई करेगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा, और काइनेटिक आने की वजह से मूवमेंट उसका फास्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, और उसके अपोजिट क्या फ्लो कर जाएगा, आपको करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये तीन फैक्टर था आपका, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल, और नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब ये हुआ कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो आप, गोल्ड यूज कर रहे हो आप कि आप कॉपर यूज कर रहे हो। तो मुझे हमें सबको पता है कि गोल्ड आपका बेस्ट कंडक्टर यहाँ पे, तो बेस्ट कंडक्टर होने से इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो करेगा, और करंट भी आपका इजिली फ्लो करेगा। तो चार फैक्टर थे जिसकी वजह से आपको रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालते हैं, एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है, वो लास्ट लेक्चर में करवा चुके हैं आपको। R इज इक्वल टू रो इनटू L ओवर A। कहने का मतलब ये हुआ, रेजिस्टेंस आपका लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अभी, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, आपका पैरेलल सीरीज के बाद से क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12.6 एनसीईआरटी का, पेज नंबर आपका है 209। तो a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L upon 2 and area of cross section 2A? तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है। आप हमेशा फोकस कहां पे करोगे, आप फोकस करोगे R इज इक्वल टू रो इनटू L ओवर A पे फोकस करोगे। हमेशा नंबर्स को बाहर कर लोगे और दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लोगे आप। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या है, वायर ऑफ गिवन मटेरियल लेंथ कितना L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। फर्स्ट वायर के लिए आपका इक्वेशन सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वायर के अंदर लेंथ आपका L ही रहा, A आपका A ही है आपका गिवन क्वेश्चन के अंदर। नाउ सेकेंड वायर में क्या किया, आपका लेंथ को कर दिया है हाफ, एरिया को कर दिया है डबल। तो ऐसा बन जाएगा कुछ आपका R इज इक्वल टू रो, तो लेंथ हो गया हाफ, तो बोल देंगे L ओवर 2, एंड एरिया हो गया डबल, तो हो जाएगा 2A। नाउ एक काम करना है यहाँ पे क्या, आपको सिंपल सा कि जो भी रो L A है उसको अलग करना है, नंबर्स को अलग करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 इंटू रो इंटू L ओवर A। अब चेक करो यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना इस बात का आपको कि रो L A के टर्म में आपका इक्वेशन आना चाहिए ऑलवेज। इसके आगे क्या लिखा हुआ है 1, और इसके आगे क्या लिखा है 1/4। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका रेजिस्टेंस 1 टाइम्स रो इनटू L बाई A, और इसका रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स रो इनटू L बाई A। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस R1 और R2 कंपेयर किया जाए, R1 जितना भी हो बट R2 से कम हो गया 1/4 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट इसमें ज्यादा फ्लो करेगा, और करंट आपका फ्लो करने से आप देख सकते हो यहाँ पे करंट कैसे ज्यादा फ्लो करेगा, बिकॉज अगर 1 है यहाँ 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना नंबर्स को अलग करना है और रो L बाई A को अलग करना है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो,
आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा नंबर्स शुड बी डिफरेंट एंड आपका जो इक्वेशन आपका है ये फॉर्म, इसको अलग करके हमेशा आंसर को निकालना। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैंने सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, तो देख लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का आज प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे जो मुझे दिखा था, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन था जो आपको बता देना चाहिए मुझे। तो ये क्वेश्चन आपका है 12.8 क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या है, सर्किट डायग्राम ऑफ फिगर 12.10। तो 12.10 का सर्किट डायग्राम कहाँ पे है? पीछे की तरफ, ये रहा। तो ये आपका तीन सर्किट, इस सर्किट में तीन रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट किया यहाँ पे। तो बोल रखा कि सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 जिसका वैल्यू आपका 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम respectively, which has been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor and total current in the circuit and total current in the resistance. तो कितना कितना रेजिस्टेंस आपका 5, 10 एंड 30 ओम का रेजिस्टेंस, देखो चेक कर लो। तो क्या करना है इसके लिए हम लोग को, पहले यहाँ पे तीन रेजिस्टर लिया आपका, रेजिस्टर नंबर 1, रेजिस्टर नंबर 2 एंड रेजिस्टर नंबर 3। तीनों को आपका पैरेलल कनेक्ट किया इस सर्किट के अंदर एंड 12 वोल्ट के बैटरी से इसको ऐड कर दिया है, 12 वोल्ट। और रेजिस्टेंस आपका 5, 10 एंड 30 ओम का रेजिस्टेंस आपका है, 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। हमेशा जब भी करंट निकालने बोला जाए इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या करना सबको 1 बाई ओवर करके ऐड करना, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1/30, दैट बिकम्स 10/30, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो हमें यहाँ मिल चुका है कि 1/R इक्विवेलेंट कितना आपका है 1/3, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 ओम। R इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये होता है कि मार्केट में जाना है, इन तीनों रेजिस्टर को हटाकर एक रेजिस्टर लेके आना है जिसका वैल्यू कितना होना चाहिए आपका 3 ओम होना चाहिए। अब इसके जगह पे बस क्या कर हटाओ इसको और 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ। अब 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ। अब बताना है आपको यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब बताओ यहाँ पे कि 12 वोल्ट का बैटरी है और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल टू V अपॉन में R, दैट इज V इक्वल टू 12, R इक्वल टू 3, और आंसर कितना आ गया 4 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 4 एम्पियर करंट निकला। मैंने कल आपको बताया भी था कि जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट यहाँ पहुंचना भी चाहिए। तो 4 एम्पियर करंट निकला तो कितना पहुंचना चाहिए, 4 एम्पियर ही पहुंचना चाहिए ना। लेकिन ये 4 एम्पियर डिवाइड हो गया, ये 4 एम्पियर आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 3 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब हुआ कि आप पूछ रहे आपसे कि इसमें मान लो I1 करंट है, इसका मान लो I2 करंट है और इसका मान लो I3 करंट है, तो तीनों अलग अलग रेजिस्टर में कितने करंट फ्लो करेंगे, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये कोई बच्चा भी निकालेगा पूरे सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है तो 4 एम्पियर, बट अलग अलग रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, ये करने का बहुत शॉर्टकट तरीका है, वही सिखाने वाले आपको हम। तो आपसे को यहाँ पे कि मान लो I1, I2, I3 करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने पूछा 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर तीनों पार्ट में डिवाइड हुआ। सबसे पहला आपको जो ट्रिक याद होना चाहिए, क्या मैंने आपको पहले बताया हुआ कि I इज इक्वल टू V बाई R। कहने का मतलब R का मतलब भीड़ भाड़, रेजिस्टेंस मतलब भीड़ भाड़। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा होना, रेजिस्टेंस कम होना मतलब भीड़ भाड़ का कम होना। तो भीड़ भाड़ ज्यादा होगा तो करंट फ्लो करना थोड़ा मुश्किल होगा, भीड़ भाड़ कम होगा तो करंट फ्लो करना आसान होगा। तो आप बताओ यहाँ पे 30 ओम, 10 ओम, 5 ओम में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 30 ओम के अंदर है। इसका मतलब 100% बोल रहा है कि इसमें करंट बहुत कम फ्लो करना चाहिए एंड उसके बाद कम फ्लो आपका 10 ओम में करना चाहिए और सबसे मैक्सिमम आपका 5 ओम में करना चाहिए। क्यों, यहाँ भीड़ भाड़ कम है तो करंट यहाँ पे ज्यादा होगा और इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें बहुत ही कम करंट होना चाहिए। बट निकालते कैसे इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम दोबारा डायग्राम बना दे रहे हैं यहाँ पे कि 4 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला और 3 पार्ट में डिवाइड हुआ आपका, और 3 पार्ट यहाँ क्या क्या था 5, 10 और 30 ओम का था आपका। ऐसे निकल रहा करंट जिसको मैंने एज्यूम कर लिया कि I1 है, I2 है और I3 है। आप सिंपल से क्या करना, तीनों का रेशियो निकालो डायरेक्टली, लाइक ऐसे 1/5, जो भी रेजिस्टेंस लिखा हुआ उसको 1 ओवर करके लिखना है आपको, 1/5 ओवर 1/10 ओवर 1/30 ऐसे लिखना है। अब ये पोर्शन लिखने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो तो क्या हो जाएगा 300। लाइक जिसको लिखना हो, जिस पोर्शन का लिखना हो कवर करो उसको पोर्शन को और नीचे वाला दोनों मल्टीप्लाई करके क्रॉस करके लिखो यहाँ पे। द सेम वे ये पोर्शन कैसे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा आपका 150। सिमिलरली
इसका कितना हो जाएगा, ये पोर्शन कवर करना है, इन दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 50। अब एक स्टैंडर्ड रेशियो यहां पर लिख लो, स्टैंडर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, तो 6/3/1 कितना हो गया आपका 6:3:1। एक स्टैंडर्ड रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, यहां से आपका नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो निकालने का सिंपल तरीका है, सबको ऐड करो। तो 6 + 3 + 1 कितना हो गया आपका 10। तो नीचे सब में 10 लगा दो, 10 यहाँ पे भी, सेकेंड वाले के लिए भी 10 और इसके लिए भी 10, नीचे 10 आ जाएगा। नाउ इस बात का जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो फर्स्ट पोर्शन लिखा गया है ये 5 ओम के लिए, फर्स्ट रेशियो 5 ओम के लिए, सेकेंड रेशियो 10 ओम के लिए एंड थर्ड रेशियो आपका 30 ओम के लिए, जो यहाँ पे कर चुके हैं। नाउ अब क्या करना है, जो भी रेशियो आपका पहले वाले के लिए आया कितना 6 आया, सेकेंड वाला कितना है 3 आया, थर्ड वाला कितना है 1 आया, उसमें टोटल करंट से मल्टीप्लाई करो। टोटल करंट कितना था आपका 4 एम्पियर, सब में 4 से मल्टीप्लाई करो और ये आपका आंसर हो गया डायरेक्टली कितना आपका फ्लो कर रहा है 24/10 एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा है, मतलब 2.4। 12/10 इसका मतलब 1.2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 4/10 इसका मतलब 0.4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। आप अगर तीनों को ऐड करोगे तो आपको डायरेक्टली 4 एम्पियर ही मिल जाएगा, क्योंकि जो भी करंट फ्लो किया मिलकर फाइनली यहाँ पे 4 एम्पियर ही निकलना चाहिए। आप चेक कर सकते हो 2.4 + 1.2 कितना हो गया आपका 3.6 एंड 3.6 + 0.4 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। इसका डायरेक्टली यहाँ देख सकते हैं, ये करने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका दे चुके आपको हम। और मैंने पहले ही बोला था कि 30 ओम वाले में बहुत कम करंट होगा, तो 30 ओम वाले में 0.4 एम्पियर है और 10 ओम वाले में 1.2 एम्पियर है और लास्ट 5 ओम वाले में 2.4 एम्पियर है। होप करते हैं आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, डिवीजन करने के बाद करंट निकालने बोलेगा, जो कि बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया आपको। चाहे 3 हो 4 हो या 2 कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप बस सबको रेशियो में लोगे और जिसका निकालना कवर करोगे, मल्टीप्लाई करो, कवर करो, मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड रेशियो में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद सब रेशियो ऐड करो और नीचे 10 से जो भी आपका आएगा डिवाइड करो और जितना रेशियो था उसको ऊपर रखो एंड टोटल करंट से मल्टीप्लाई करो, ये आपका फाइनली आंसर आएगा। तब तक कॉपी करो इसको। नाउ सो एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ब्लू क्वेश्चंस के अंदर दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन का रिकॉर्ड है कि इसमें से हमेशा लाइक 2 साल पे 3 साल पे एक क्वेश्चन रिपीटेड हमेशा होता है, लाइक कॉन्सेप्ट रिपीटेड हो जाता है हमेशा, और ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में लगभग। लाइक ये क्वेश्चन आ चुका है, 4th क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका, और इस फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो 5 क्वेश्चन ब्लू क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसके बारे में देखते हैं क्या आंसर इसका होना चाहिए। उससे पहले 2 बातें समझ लो पहले यहाँ पे आप, कि अगर बात करें वोल्ट मीटर और एमीटर की बात करें, सो वोल्ट मीटर एंड एमीटर का मतलब क्या हुआ, दोनों चीज होता है, वैसे समझाते अच्छे से आपको। तो वोल्ट मीटर का मतलब होता है आपका टू मेजर द वोल्टेज इन अ सर्किट। सर्किट में वोल्टेज कितना है ये मेजरमेंट करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे सर्किट के अंदर। एंड एमीटर का मतलब करंट को मेजरमेंट करने के लिए सर्किट के अंदर क्या ऐड करेंगे हम लोग, एमीटर को ऐड करेंगे। मान लो एक सर्किट आपका ऐसे है, हमने यहाँ पे एमीटर जोड़ दिया और यहाँ पे एक बैटरी आपका है। तो क्वेश्चन ये है कि एमीटर को कैसे जोड़ा जाए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एमीटर को हमने सीरीज में जोड़ा है। ऐसा क्यों, बात समझना। हमें पता है कि करंट वैल्यू, अगर करंट की बात करें, करंट सेम किस में होता है, सीरीज में कि पैरेलल में। तो करंट आपका सेम होगा ओनली सीरीज में, और वोल्टेज सेम कहाँ पे होगा, वोल्टेज सेम होगा आपका पैरेलल में। ये बात सबको पता ही है। तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू अगर पता करना हो, एग्जैक्टली यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा हो, ये जानने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सीरीज में कनेक्ट करें। सीरीज में क्यों कनेक्ट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि सीरीज में करंट आपका सेम होता है। अगर मैंने बोला 2 एम्पियर करंट इस बैटरी से निकला, तो यहाँ कितना पहुंचना चाहिए, 2 एम्पियर करंट पहुंचना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ एमीटर को कहीं भी बस सीरीज में करंट कर दो, हमेशा आपको आंसर 2 एम्पियर दे देगा। अब ये 2 एम्पियर आपका आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि एमीटर को ओनली सिर्फ सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा ताकि करंट वैल्यू सेम आपको मिल जाए। अगर आपको वोल्ट मीटर की बात करें, तो वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज को डिफाइन करना। वोल्टेज हमेशा पैरेलल में आपका सेम वैल्यू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर को इस रेजिस्टर के पैरेलल कनेक्ट कर लो। सो दिस इज वोल्ट मीटर। और कैसा कनेक्शन होना चाहिए इसका, पैरेलल। पैरेलल में यहाँ पे जितना इसका वैल्यू होगा वोल्टेज का, सेम वैल्यू इसका होना चाहिए वोल्टेज। यहाँ पे अगर मैंने बोला 10 वोल्ट यहाँ पे था, तो यहाँ भी 10 वोल्ट ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन एंड एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। ये सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में आना चाहिए। और जनरली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना है, एमीटर को कैसे कनेक्ट करना है। तो एमीटर का मतलब सीरीज कनेक्शन एंड वोल्ट मीटर का मतलब पैरेलल कनेक्शन।
एक दो पॉइंट और है इसके समझने के लिए। अगर मान लो बात करें यहाँ पे, कल आपको बताया था कि अगर मान लो जब भी दो रेजिस्टेंस की बात की जाए तो आपको कुछ वैल्यू बोले थे कि जब भी नेट रेजिस्टेंस निकालना हो आपको कैसे करना है, याद करना है कि दो को मल्टीप्लाई करो एंड दो को डिवाइड ऐड करके डिवाइड करो। हमेशा ध्यान रखना दो रेजिस्टर होगा तो पहले मल्टीप्लीकेशन और एडिशन फिर दोनों का डिवीजन। ये आपको सिंपल तरीका याद रखना हमेशा नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। जैसे मान लो कुछ ऐसे वैल्यू है 12 6 और 6 रेजिस्टेंस, तो 12 6 मान लो पैरेलल में तो क्या हो जाएगा 12 into 6 upon 12 plus 6 that is equal to 72/18 that becomes 4 ohm। कुछ वैल्यू को डायरेक्टली याद होना चाहिए। 12 6 का वैल्यू कितना होगा 4 ओम। 4 और 4 रेजिस्टेंस पैरेलल क्या होगा 4 into 4 over 4 plus 4 कितना हो जाएगा 2 ओम। 2 और 2 ओम कनेक्टेड आपका कैसे हो जाएगा, तो 2 into 2 over 2 plus 2 कितना हो जाएगा 1 ओम। 6 और 3 कितना हो जाएगा 6 into 3 upon 6 plus 3 कितना हो जाएगा 2 ओम। आपको डायरेक्टली आंसर निकालने आना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो फिर दोनों को डिवाइड करो मन में और फास्ट करो कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, दो रेजिस्टर जहां भी दिख जाए और पैरेलल कनेक्शन हो तो पैरेलल में डायरेक्टली क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर दोनों का डिवीजन, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा ऐसे। और सीरीज सबको पता है, सीरीज में डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ऐड करते हैं। ओके नाउ, तो यहाँ क्वेश्चन आपका है कि जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल 1 ohm and 10 raised to power 6 ohm, 1 ohm and 10 raised to power 3 ohm and 10 raised to power 6 ohm। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी दो आपको दिख जाए तो कुछ नहीं करना, दो में दो को पहले मल्टीप्लाई करो फिर दो को आप ऐड करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर तीन हो जाए तो फिर तीन में आपको इक्वल आपको निकालना है, कैसे 1 बाई करके निकाल देना है। तो 1 ओम 1 बाई 10 टू पावर 3 ओम एंड 1 बाई 10 टू पावर 6 ओम। ये डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेकर फिर आपका आंसर है। तीन रहेगा चार रहेगा जितना रहेगा आपको इसी तरह से मेथड सॉल्व करना है, बट दो रहेगा तो डायरेक्टली ऐसे आपको निकालना है। ऑलवेज ध्यान याद रखिए इस बात को। अब बोर्ड में खासकर आपको दो तक ही लगभग आता है, ज्यादा तो मैक्सिमम क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पहले। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आर इक्विवेलेंट का आंसर 4 ओम एंड सेकेंड का आंसर 1 ओम आना चाहिए। आप कैसे कनेक्शन करोगे इन तीन रेजिस्टेंस को यूज करके, 2 3 6 को यूज करके, 2 को 3 को 6 को कैसे यूज करना है कि नेट आंसर एक बार 4 आ जाए और दूसरी बार 1 आ जाए। तो आप हमेशा क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आप किसी दो कॉम्बिनेशन को लो पहले। अभी आपको याद करवाए थे 6 और 3 कितना होता है पैरेलल कनेक्शन में, तो 6 3 का आंसर होता है आपका 2 ओम। तो 6 3 का 2 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब ये हुआ 6 ओम और 3 ओम का कनेक्शन कर लो पैरेलल एंड आप कर लो 2 ओम को कर लो सीरीज में। 6 ओम 3 ओम और ये 2 ओम आपका सीरीज में चला गया, तो नेट आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो नेट आंसर आपका आ जाएगा 4 ओम। आपको ऐसे सॉल्व करना है इस तरह से चीजों को। होप करते हैं लॉजिक क्लियर होगा। सिमिलरली आप 1 ओम निकाल कर दिखाना, आप इसको होमवर्क छोड़ रहे हैं आपके लिए, आप इसको करना घर पे प्रैक्टिस करना, डाउट होगा मुझे बताना इस चीज को। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो व्हाट इज द हाईएस्ट, फर्स्ट ऑफ द हाईएस्ट एंड बी द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24 ohm। एक बात ध्यान रखना कि सीरीज क्या करता है, हमेशा चीजों को ऐड करता है। अगर मैंने बोला कि 6 ओम और 3 ओम का दो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं, तो इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, तो हाईएस्ट क्या मिलेगा, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे सिंपल से ऐड कर लेंगे। तो 6 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा नेट आपका 9 ओम। अगर इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 ओम इंटू 3 ओम ओवर 6 ओम प्लस 3 ओम दैट इज इक्वल टू 2 ओम। इसका मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में वैल्यू घट जाता है और सीरीज कनेक्शन वैल्यू आपका बढ़ जाता है। वही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है कि लोएस्ट हाईएस्ट कब मिलेगा, तो सीरीज कर दोगे तो हाईएस्ट मिल जाएगा, एंड पैरेलल कर दोगे तो आपको लोएस्ट मिल जाएगा। तो बढ़ते आज नेक्स्ट टॉपिक में जो आज हम कंटिन्यू करने वाले थे। लास्ट लेक्चर में आपको हम बता चुके थे कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, तो आज हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे भी एंटर करेंगे और इस टॉपिक 2-3 टॉपिक खत्म करने के बाद और फिर देखते हैं उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन भी आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला टॉपिक आपका है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, पहली बात समझते हैं हीटिंग इफेक्ट होता कैसे, कब होता है, क्यों होता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल करने का मतलब ये हुआ कि कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, लाइक आयरन को यूज कर रहे हो कि कॉपर को यूज कर रहे हो, गोल्ड यूज कर रहे हो कि सिल्वर यूज कर रहे हो, सबका अपना रेजिस्टिविटी वैल्यू होता है।
तो जिसमें करंट इजिली फ्लो कर जाएगा उसमें हीटिंग इफेक्ट होने के चांस बहुत कम है। बट जिसमें करंट इजिली फ्लो ना करे, कहने का मतलब ये वहां पर रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, करंट के फ्लो को स्टॉप करता है। वन हु रेज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब हाई द रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी वायर के अंदर और किसी कंडक्टर के अंदर उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस कौन कर रहा है, जो करंट को फ्लो करने से रोक रहा है, ऐसे बोलो जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोक रहा है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपका करंट, सॉरी आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि करंट इजिली फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर समझते चीजों को, हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, कैसे है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, पावर। जैसे आपको पता होगा कि हीटर वगैरह, हीटर हम यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एयर ब्लोअर यूज करते हैं। तो ये सब काम, लाइक आपका आयरन यूज करते हैं। ये सब आखिरकार इक्विपमेंट कैसे बनाया गया, हीटर काम क्यों ऐसे क्यों बनाया गया, हीटर को, आयरन को ऐसे क्यों बनाया गया। तो हम सबने देखा ऐसा कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट है, कुछ ऐसे वायर है जिसमें रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो नहीं कर पाता है, और इजिली फ्लो न करने से वहां पे हीट प्रोड्यूस करता है। और जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसको हमने क्या किया, एक डेली लाइफ में इसको यूज करना स्टार्ट किया, हीटर के फॉर्म में, आयरन के फॉर्म में। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करने से, हीट क्यों प्रोड्यूस हुआ, हीट इसलिए प्रोड्यूस हुआ बिकॉज हमने उसे वोल्टेज दिया, उसमें करंट फ्लो करने का ट्राई किया, बट करंट ज्यादा फ्लो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एनर्जी कहां निकल गया सर, आपका टोटल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी कहने का मतलब हीट, हीट काइंड ऑफ एनर्जी आपको पता ही होगा। तो हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज के फॉर्म में, और उस वोल्टेज के फॉर्म में प्रोवाइड करने के बाद कैसे, क्योंकि मुझे पता है जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इज इक्वल टू W ओवर Q, एंड वर्क क्या हो गया V इंटू Q। वर्क डन होता क्या, काइंड ऑफ एनर्जी तो होता है आपका वर्क डन। वर्क डन एक एनर्जी है, हीट भी आपका एक एनर्जी है। तो हीट के प्रोड्यूस होने से जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है वो आपका गर्म हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रहा है, और जिसकी वजह से हम इसका यूज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज डेली लाइफ में हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं डायरेक्टली यहाँ से हम लोग, और इसको फिर खत्म करते जल्दी से। आप देख सकते हो यहाँ पे वही वर्क डन इन मूविंग द चार्ज थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस B, दैट इज वर्क डन इक्वल VQ। अब यहाँ से जितना पावर हम इनपुट दे रहे हैं सर्किट को, ठीक है, अब बात समझो कैसे निकाल रहे हैं। अगर मैंने बोला पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इनटू करंट। सो वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू V इंटू Q ओवर T, क्योंकि I वैल्यू क्या होता है, Q बाई T। करंट क्या होता है, जो चार्ज को फ्लो करने में जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड करंट। एंड वी कैन सी हियर P इक्वल टू V इंटू I। हमें पता है, सबको पता है ये चीज, क्योंकि रिवीजन पोर्शन चल रहा है तो पूरा एक्सप्लेन तो आपको तरीके से नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हम एक कॉन्सेप्ट देंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। So power equal to V into I, potential difference into current, and current equal to Q by T. So this becomes power equal to V into Q by T. Okay, now अगर देखा जाए, मुझे पता है कि V equal to IR भी होता है और I equal to V over R भी होता है। अगर इसको कन्वर्ट करोगे आप यहाँ पे तो हमें इक्वेशन नया मिल जाएगा, पावर इज इक्वल टू V के जगह IR पुट कर लेते हैं, IR इंटू I पहले से यहाँ पे है, तो I इंटू I बिकम्स I स्क्वायर, एंड R पहले से यहाँ पे, दैट बिकम्स पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। एक और इक्वेशन मिल गया हम लोग को। सिमिलरली अगर आप I की जगह V बाई R पुट कर लोगे तो हमें मिल सकता है यहाँ पे P इक्वल टू V इंटू I, V इंटू I की जगह V ओवर R पुट कर लेंगे, दैट बिकम्स P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ये पावर का एक और इक्वेशन मिल गया। तो तीन इक्वेशन पावर के मिल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, एंड P इक्वल टू VI। ये तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको क्वेश्चन में बस ये पता करना है कि डेटा क्या गिवन है। अगर डेटा चार्ज के टर्म में गिवन है तो पावर इक्वल टू V इंटू Q बाई T लिखेंगे। अगर डेटा में वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट गिवन है तो ये यूज करेंगे। बट ओनली आपका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन तो ये वाला यूज करेंगे, और सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो आपका ये वाला यूज करेंगे। तो चारों डेटा आपको प्रॉपर तरीके से यूज करने आना चाहिए। कहाँ किसको यूज करना है सब कुछ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपके अच्छे सूझबूझ पे डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चंस को यूज करने जा रहे हैं। तो कॉपी करो आप लोग। सो हमने देखा अभी कि पावर इज इक्वल टू होता है आपका V इंटू I। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को पावर दिया गया, तो पावर कितने टाइम तक दिया गया, लाइक उसे पोटेंशियल डिफरेंस कितने टाइम तक था। जो भी पावर का मतलब, आप इसको जनरली हम लोग वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट के अंदर। लाइक आपने सुना होगा 200 वॉट का बल्ब, 40 वॉट का बल्ब, इसे पावर का टर्म यूज करते हैं। तो पावर कितने टाइम तक दिया गया उसको बोलते हैं एनर्जी, हीट एनर्जी।
आखिरकार जितने टाइम तक सर्किट के अंदर अगर मान लो जो भी पावर प्रोवाइड किया गया उसे एनर्जी डिसिपेट हुआ, उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी है कि आपका सिंपल सा एनर्जी डिसिपेट करना, वहां से लॉस करना इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट बिकम्स हीट इज इक्वल टू पावर ऑन इनटू टाइम। कितने टाइम तक पावर को प्रोवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड हीट, और जो कि आपका एनर्जी डिसिपेट करना ही होता है। हीट बिकम्स, अब यहाँ पे पता है आपको कि इसका वैल्यू क्या क्या होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, और हीट इज इक्वल टू वी कैन राइट हियर वी स्क्वायर ओवर आर इनटू टी, और एक फॉर्म और था पावर इक्वल टू V इंटू क्यू ओवर टी इंटू टी। तो T से T कैंसिल आउट, दैट बिकम्स हीट इक्वल टू V इंटू क्यू डायरेक्टली। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ये भी आपका हीट का एक फॉर्म बन जाएगा, लिख लो इसको भी। ओके ना, अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पावर का एसआई यूनिट होता है आपका वॉट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 12.10 एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम करता है एट द रेट ऑफ 840 वॉट when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating at the minimum। दो पार्ट का दे रखा है आपका इलेक्ट्रिक आयरन का, जो मैक्सिमम हीट इसको प्रोवाइड करेंगे तो 840 वॉट का पावर कंज्यूम करता है, एंड लोएस्ट रेट मिनिमम रेट कितना आपका है इसका 360 वॉट। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आपका दे रखा है 220 वोल्ट। तो बोल रहा बताओ करंट एंड रेजिस्टेंस कितना होगा दोनों केस में। तो मुझे पता करंट रेजिस्टेंस निकालना है, वैल्यू आपका गिवन है फर्स्ट केस के लिए। तो फर्स्ट केस के लिए मैक्सिमम वॉट कितना आपका P इक्वल टू 840 दे रखा आपका। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका 220। तो पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। क्या निकालना आपको, I निकालना। तो I क्या होगा, पावर ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से I निकाल लोगे आप, I निकल जाएगा तो फिर आपका R भी निकल जाएगा। कैसे R निकलेगा, V इक्वल टू आई आर से। अब आपको R निकालना, R क्या होगा V ओवर I। इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस पहले से गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना गिवन है आपका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। तो 220 R इक्वल टू 220 वोल्ट ओवर I कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे। तो I कितना आएगा आपका, वहां देख सकते हो पहला कंडीशन कितना आपका 840 का कंडीशन, 840 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका 220 का पोटेंशियल डिफरेंस। आप इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो। जो अभी किया भी क्या होगा, 840 को 220 से डिवाइड करके 3.82 एम्पीयर आया। इसी करंट को यूज करके हम लोग क्या किए, फिर रेजिस्टेंस निकाले। सेम केस सेम कंडीशन सेम आपका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेकेंड पार्ट में। पावर मिनिमम रेट कितना आपका 360 वोल्ट दे रखा आपका, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 वोल्ट दे रखा है। तो पहले आपका करंट निकालेंगे, कैसे P को V से डिवाइड करके यहां से करंट आ जाएगा। फिर आपका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे R इक्वल टू V बाय I से, जो वैल्यू 1.64 आया यहाँ पुट करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। होप करते समझ में आ गया कैसे निकालना है इस चीज को आपको। बढ़ते फिर नेक्स्ट पार्ट में। जब भी क्वेश्चन में वॉट दे रखा है यूनिट, इसका मतलब पावर दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में जूल दे रखा है, इसका मतलब हीट दे रखा है, या वॉक डन दे रखा है, एक ही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो यहाँ पे 100 जूल ऑफ हीट, इसका मतलब क्या दे रखा है आपका, हीट दे रखा है। और प्रोड्यूस्ड इस सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। तो हर सेकेंड 4 ओम रेजिस्टेंस 100 जूल का एनर्जी डिसिपेट हो रहा है हीट के फॉर्म में। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो आपको पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इक्वल टू आई आर। इसका मतलब I पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए। बट क्वेश्चन में आप देखो चेक करो क्या गिवन है, ओनली रेजिस्टेंस गिवन है। तो रेजिस्टेंस तो पहले से ही पता हम लोग को, बट I नहीं पता। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, I निकालेंगे। तो I कैसे निकालेंगे, हीट क्या होता है आपका I स्क्वायर R इंटू टी। अब बताओ हीट क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है क्वेश्चन में आपका हीट 100 जूल। तो 100 इज इक्वल टू I स्क्वायर, रेजिस्टेंस भी गिवन होगा कितना आपका 4। अब कितने सेकेंड के लिए डिसिपेट हो रहा है आपका ये 1 सेकेंड के लिए डिसिपेट हो रहा है। इस सेकेंड मतलब 1 सेकेंड डिसिपेट हो रहा है। अब यहां से आप क्या निकाल लोगे, आई निकाल लोगे। आई वैल्यू ऊपर पुट कर लेना, यहाँ पे आप आई वैल्यू पुट होते पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका निकल जाएगा। होप करते हैं आपको लॉजिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह से आंसर निकालना है। ओके, तब तक कॉपी कर लो इसको।